तो बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे अनंत विस्तार वाली एक समान आवेशित और चालक प्लेट के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले टर्म पे अंत करते समय मैंने ये बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि एक समान, इस टर्म पर मैं आपको बताऊंगा एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन साइड बुक में देखने पर मुझे पता चला कि थोड़ा सा पता था ही पहले से, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में वही दिया हुआ था गोलीय कोश के कारण, तो मैं सोचा कि यही बताऊंगा। फिलहाल कोशिश करूंगा कि मैं उस हेडिंग तक पहुंच जाऊं। अभी एक दो सब हेडिंग्स हैं इसी से रिलेटेड जो पिछला टर्म पे पढ़ा गया था कि अनंत विस्तार वाली और चालक प्लेट के निकट जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी से संबंधित एक दो छोटे मोटे डेरिवेशंस हैं जो कि साइड बुक्स में दिए हुए हैं। तो आइए पहले उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है। आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। पिछले एक दो दिन में, 2-3 दिन के अंतराल में मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ मेरी व्यस्तता रही, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि पर डे मैं एक वीडियो बना करके आपको दिया करूं। ज्यादा बात न करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप समझें, या यूं भी समझिए कि मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे समझने की कोशिश के अंतराल आप कुछ समझ लें तो अच्छी चीज है। आइए हम लोग समझते हैं। आज की हेडिंग है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले टर्म पर क्या था? अनंत लंबाई का और अचालक प्लेट था। ये अनंत लंबाई कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा इतना लंबा हो जहां तक हमारी रीच न हो। अनंत लंबाई का मतलब बहुत लंबी चौड़ी प्लेट हो और वह अचालक हो। पिछले टर्म पे जो हम लोग पढ़े थे, तो जब अचालक कोई प्लेट होती है तो उसके निकट, चाहे इस साइड या इस साइड, सपोज दैट कि मान लीजिए कि यह धन आवेशित कोई प्लेट है, तो जब ये धन आवेशित प्लेट होगी तो इसके कारण इसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। अगर मान लीजिए एयर नहीं है, मीडियम है, तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट किया जाएगा। एयर के लिए K = 1 होता है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यह तो था अचालक के लिए। अचालक की विशेषता क्या होती है? अचालक की विशेषता यह होती है कि उसके किसी पृष्ठ पर दिया गया, एक पृष्ठ पर कभी आवेश दिया गया जाएगा तो वह आवेश केवल एक ही पृष्ठ पर स्थिर रहेगा, उसके दूसरे साइड में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? आवेशित चालक प्लेट, किसी भी चालक प्लेट को ले लीजिए, लंबी प्लेटों का लंबा होना जरूरी है, तो ये प्लेट भी लंबी चौड़ी प्लेटों के लिए ही बात किया जा रहा है, छोटी प्लेटों के लिए नहीं। तो चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चालक प्लेट को मान लीजिए कोई एक चालक प्लेट है ये, तो जब हम इसको एक सिरे को आवेशित करते हैं, एक सिरे को आवेश देंगे तो तत्काल ही इसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा? आवेशित। या जो आवेश दिया जाएगा एक तरफ, वही पूरा का पूरा आवेश दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ, दिशाओं क्या कह रहे हैं, दोनों तरफ, फ्रंट एंड बैक, दोनों तरफ फैल जाएगा। तो इसकी विशेषता ये होती है, अचालक की विशेषता होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है। चालक प्लेट को मैंने बनाया इस तरह से, दिखा दिया दोनों तरफ है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और इस फार्मूले को आप लोग याद किए रहिएगा कि सिग्मा E = सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता है, या सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, आप जो समझ लें। तो हम आपको बनाते हैं, मान लीजिए कि यह कोई प्लेट है, सीधे ये प्लेट है। आप कहेंगे कैसे प्लेट है? ये सपोज कीजिए कि ये प्लेट है,
तो ये प्लेट जब आपके सामने रहेगी, ये प्लेट जब आपके सामने रहेगी तो ऐसे दिखेगी, लेकिन इसी प्लेट को यदि हम ऐसे रख देते हैं तो केवल इसका यही सिरा दिखाई देगा। यदि ये बहुत पतली होगी या प्लेट बहुत पतली होगी तो हो सकता है कि ये एकदम लाइन के रूप में दिखाई दे, लेकिन हम ये वही लाइन है। और थोड़ा हम इसको मोटा बनाए हैं, मोटा इसलिए बनाए हैं कि कुछ चीजें हमको आपको समझानी भी है, इसलिए इस प्लेट को हमने आपको मोटा बनाया। मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी या आवेश का पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस पर जो आवेश दिया गया है यह दोनों तरफ हो गया है। कुछ आवेश इस साइड में है और कुछ आवेश क्या दोनों तरफ जो है आवेश बराबर रूप से एक समान एक वितरित हो जाएंगे दोनों दिशाओं में। यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहाँ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लेते हैं सिग्मा, सिग्मा मान लेते हैं फिलहाल। आइए देखते हैं ये जो प्लेट होगी, इस प्लेट के मिडिल पॉइंट पर, हालांकि बहुत पतली होगी, लेकिन हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि इसके मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आइए पहले हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मैंने बताया कि ये प्लेट का यह वाला सिरा है, इसी प्लेट को आप मोटा मान करके और इसके बीच, इस प्लेट के बीच किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने चल रहे हैं। अचालक प्लेट होती तो क्या होता? अचालक प्लेट होती तो यह एक सिरा का आवेश नहीं होता, केवल एक ही आवेश होता है। इसके कारण हम इधर भी कैलकुलेट करते, इसके कारण इधर भी कैलकुलेट करते। तो यहाँ पर स्थिति क्या हो गई? यहाँ पर स्थिति यह हो गई कि आप एक इमेजिन कीजिए कि इसके ठीक बीचों बीच से एक लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ पर दो प्लेटें हो गई, एक प्लेट यह हो गई, दूसरी प्लेट यह हो गई। हालांकि है एक ही प्लेट, लेकिन एक ही प्लेट को बीच से जब हमने कट किया तो दो बाउंड्री लाइन हो गई। और आप जानते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है। तो सपोज दैट यह साइड 1 है, यह साइड 2 है। साइड 1 के कारण, पहले वाले साइड के कारण यहाँ पर ये चूंकि धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, ये पहले वाले सरफेस के कारण। एंड सपोज दैट E1, और आपको पता है कि यह किसी एक तरफ अगर कोई आवेश हो और आवेश के इस प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो दूरी पर निर्भर नहीं करती तो कितना फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर? E1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से इस दूसरे वाले सरफेस के कारण, दूसरे वाले पृष्ठ के कारण, यहाँ पर चूंकि धन आवेश है तो इसके कारण इस दिशा में होगा E2 हो जाएगा। यह E2 यह भी दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्या करेंगे? मान लीजिए कि यह पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो अतः प्लेट के अंदर, प्लेट के अंदर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E बराबर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू 0। यहाँ पर E की वैल्यू
यानी चालक के अंदर एक चीज गौर कीजिए, चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की आवेश बाहर भले हों, लेकिन उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यही अभी आगे जब बताएंगे तो और भी चीजें बताई जाएगी। यदि कोई गोलीय चालक है, चालक जिसके ऊपर बाहर आवेश दिया गया है, बाहर आवेश दे देंगे, बाद में प्रूव किया जाएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0 होता है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह चालक पूरा खोखला गोला नहीं है, ये भर्तु गोला है, पूरा भरा हुआ है। चालक पर जब कभी भी यहाँ पर चूंकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसलिए कोई भी आवेश अंदर भी दिया जाता है तो सीधे बाहर सरफेस पर आकर के टिकता है। चालक के अंदर आवेश रुक नहीं सकता, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चूंकि यहाँ पर चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसलिए यहाँ पर भी अगर कोई चालक का भरा हुआ गोला ले लिया जाए, कोई कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया जाए जो अंदर और बाहर दोनों से फुल हो, परिपूर्ण हो, तो कोई आवेश दिया जाएगा तो कोई आवेश अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। लेकिन अगर यही अचालक होता, अचालक गोला होता, तो अचालक गोला में एक समान डिस्ट्रीब्यूशन मान करके आवेशों का, अचालक में कोई ऐसा नहीं है कि अचालक को देंगे तो अंदर नहीं रहेगा, अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। आगे ये का कैलकुलेशन हम इसी बेस पर करेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दिया, मैंने बताया यहाँ पे आपको, तो यहाँ पर हो गया। तो चालक के अंदर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। सपोज दैट कि यहाँ पर कोई पॉइंट Q है और इस पॉइंट Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दो प्लेटें मान ली जाएंगी, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। पहली प्लेट के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ये आउटसाइड E1 की दिशा जो होगी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये प्लस है। अगर यही माइनस होता तो अंदर की तरफ होती है। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट के तल के लंबवत अंदर की तरफ होती है। यदि यह निगेटिव होता तो, चूंकि पॉजिटिव है इसलिए इसके तल के, इस प्लेट के तल के लंबवत बाहर की तरफ पॉइंट P पर, ये पहले वाले तल पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 धन है तो बाहर की तरफ होगा। ये दूसरे वाले प्लेट के कारण ये भी धन है तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। तो यहां पर लिखा जाएगा बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र, यहां पर E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 एंड इतना हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अर्थात किसी आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। वो जो निकाले हुए थे अनावेशित के कारण तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट था, उसका 2 गुना करेंगे तब यह आएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब इसके बाद की जो हेडिंग हम बताने चल रहे हैं कि दो अचालक प्लेटें हों, कोई एक प्लेट यह हो और दूसरी प्लेट यह हो, और समान रूप से दोनों आवेशित हों, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और इसके बाहर कितनी होगी, इस साइड में कितनी होगी, इसके बाहर। तो दो अचालक आवेशित प्लेटों के अंदर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने हम चल रहे हैं। आइए एक हेडिंग हम लोग लिखते हैं,
समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित और चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कैसे निकालते हैं इसको? देखिए, इसको निकालने के लिए हम दो प्लेट बनाते हैं। धन तथा ऋण आवेशित चालक प्लेटों, दोनों को धन भी माना जा सकता है, दोनों को ऋण भी माना जा सकता है। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम धन तथा ऋण आवेशित प्लेट के बीच में देखते हैं। आवेशित ये अचालक प्लेटें हैं। अचालक प्लेटों से आप लोग सावधान हो जाइए। इसका मतलब है कि केवल एक ही साइड में जो है ये धन आवेश है, एक ही साइड में आवेश होगा। ये दूसरी प्लेट है और दूसरी प्लेट ये जो है निगेटिवली चार्ज्ड है। और एक प्लेट नंबर 1 और ये हो गया प्लेट नंबर 2। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट, इसके अंदर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर निकालना है, इस पॉइंट Q पर निकालना है। एक पॉइंट R मान के इधर भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे जो Q पर होगा वही R पर होगा, इसलिए इधर हम पॉइंट वो नहीं लिख रहे हैं। तो पॉइंट सपोज दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? Q है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर Q नहीं, सिग्मा। आप जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान ए होता है, Q अपान S। Q अपान ए भी लिखा था, Q अपान ए भी जैसी यहाँ किताब होती है, ये एरिया है या ए भी जो है वो एरिया ही है। तो यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव आवेश से दूर की तरफ होता है और नेगेटिव आवेश अपनी तरफ वैद्युत बल रेखाओं को। तो यहाँ पर पहले वाले आवेश के कारण यह हो जाएगा E1 और इस वाले आवेश के कारण ये क्या हो जाएगा? E2। आप जानते हैं कि E1 और E2 बराबर होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे, अभी निकालते हैं। और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के बहुत करीब रखी गई, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, तब तो हम निकाल चुके। ये दोनों बहुत करीब हैं, और जब कैपेसिटर पढ़ा जाता है, संधारित्र पढ़ा जाता है, तो ये कैपेसिटर बहुत एक दूसरे के करीब रखे गए रहते हैं। इतने करीब होते हैं कि इसके कारण एक प्लेट के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाती है, तो यहाँ पर भी E1 वही होता है, यहाँ पर भी E1, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निकट बिंदु पर एक समान होती है। तो इस वाले प्लेट के कारण जब हम E2 पर, यहाँ पर पॉइंट Q पर निकालेंगे, तो धन आवेश है, तो यहाँ पर भी पहले वाले के कारण E1 होगा। और यहाँ पर देखिए यह ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण इस पॉइंट पर जब निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट 2 और ड्यू टू द सेकेंड प्लेट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट। तो अब यहाँ पर निकालने के लिए, यहाँ पर P पॉइंट पर निकालने के लिए E बराबर E1 प्लस E2 का सेम डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर निकालने के लिए E बराबर E1 माइनस
E2 का प्रयोग करेंगे। तो वेरी इजी, जैसा कि अभी पीछे बताया गया है, यहां पर लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र लिखने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर या E एट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और E1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 कर लीजिए या नॉट कर लीजिए, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट E एट पॉइंट P या E एट एनी नियर पॉइंट। ये पॉइंट कोई ठीक मिडिल में होना जरूरी नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। और यहाँ पर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर E एट पॉइंट Q इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो यहां पर ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज इक्वल टू 0। EQ इज इक्वल टू 0। आपके विजन से नीचे चला जाएगा, इसलिए हम यहीं पर इसको कंप्रेस कर दिए। यहाँ पर EQ इज इक्वल टू 0, अर्थात बाहरी पॉइंट पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इधर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। आगे वाले चैप्टर्स में जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसकी दो प्लेटें होती हैं, तो दो प्लेटों को जब बनाया जाता है तो उसके बाहरी प्लेट पर कहीं कोई आवेश नहीं दिखाया जाता है। एक प्लेट यह है, दूसरी प्लेट यह है, इस तरह से प्लेटों को बनाया जाता है। इस पर प्लस आवेश बनाया जाता है तो ये माइनस आवेश, बाहर कोई आवेश नहीं दिखाया जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां पर, और जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां पर कोई आवेश एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस कारण बाहरी वाले सरफेस पे दिखाया, अगले चैप्टर में वो आपको समझाया जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप समझ गए कि समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आई मीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन एंड आउटसाइड टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स, इन दोनों के बीच जो है मिडिल पॉइंट पर और एक्सटर्नल पॉइंट्स पर, ठीक है। तो आपने देखा, अब आइए हम चलते हैं, जो हम वादा किए थे कि आपको बताएंगे कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं। एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए, तीन कंडीशंस होती हैं, मैं तीनों के बारे में चर्चा कर लूं। अगर यहां पर गोलीय खोल लिखा है, गोलीय खोल का मतलब कि ये खोखला गोला ये चालक का भी हो सकता है या अचालक, कंडक्टर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। दोनों के लिए फार्मूला एक ही आएगा। एक चीज और आपको बता दूं कि ये कोई गोला हो और ये भरा हुआ गोला हो, पूरा अंदर से फील्ड हो, 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल तो ये भी है लेकिन अंदर से खाली है। ये खाली नहीं है, ये अंदर से भरा हुआ है, लेकिन यह चालक है। और हम यहाँ पर निकाल रहे हैं गोली कोश। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, अगर यह चालक है, गोली कोश नहीं है, पूरा का पूरा भरा हुआ गोला है, तो भी इसको जब कोई आवेश देंगे तो आवेश देंगे, तो अभी मैंने बताया है पिछले वाले हेडिंग में कि कोई आवेश इसके अंदर नहीं ठहरेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सभी के सभी आवेश बाहर चले आएंगे। तो जो इसकी केस होगी वही केस इसकी भी होगी। क्यों? क्योंकि इसको जब कोई भी आवेश दिया जाता है तो वह इसके बाहरी पृष्ठ पर आकर के, अंदर वाले पृष्ठ पर नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताया गया है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो फार्मूला चाहे गोलीय खोल के कारण हो या गोलीय कोश के कारण हो, स्फेरिकल शेल के कारण हो
या ये पूरा भरा हुआ हो लेकिन चालक के कारण, अगर यह अचालक होता या नॉन कंडक्टर होता, पूरा भरा हुआ होता, तब तो उसके लिए यह फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यह चालक भरा हुआ होगा तो भी जो फार्मूला आएगा उसके लिए, और जो अचालक होता है उसके लिए फार्मूले का डेरिवेशन मैं कल कराऊंगा, क्योंकि अभी आज समय सीमा के अंतर्गत वो समाप्त, इसी को मैं इसी को करूंगा, उसको कल मैं बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा पड़ेगा उसका डेरिवेशन। अभी बता सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, जब बहुत लंबी वीडियो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं 40 मिनट से 50 मिनट के बीच की वीडियो वो देने की कोशिश करता हूँ कि 40 से 50 मैक्सिमम 1 घंटे की हो सकती है, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ कि 1 घंटा न हो। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों चीजें समझ गए होंगे तो मैं इसको मिटा रहा हूं। मान लीजिए कि यह कोई स्फेरिकल सेल है और इस पर कोई आवेश दिया गया है। जब सेल है और इस पर आवेश दिया जाएगा तो यह इसके सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर हो जाएगा, वितरित होगा, और वितरित होगा माना एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर सिग्मा। आइए हम 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट यह पॉइंट वो है, ओरिजिन वो है, इसकी रेडियस को, गोले की रेडियस को हम कैपिटल आर मानते हैं और एक वेरिंग डिस्टेंस लेते हैं, बदलती हुई दूरी। मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट P है और इसके अंदर कोई एक पॉइंट Q है, यहां पर कहीं है, इस वाले पॉइंट पर यहां पर कोई ये पॉइंट Q है। अब हम क्या करते हैं, अब चूंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक इस बिंदु से होकर गुजरने वाले गासियन पृष्ठ की गणना करेंगे। अब गासियन पृष्ठ किस प्रकार का चुनते हैं? गासियन पृष्ठ कुछ सममित आकार में, सिमेट्री लिए हुए हो। जैसे हमने वायर के लिए निकलवाया कि इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर था, तो ये वायर आप जानते हैं कि बेलन के आकार का होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसलिए जो हमने सरफेस चुना था वहां पे सिलेंड्रिकल सरफेस चुना था। यहाँ पर आप स्फेयर लिए हुए हैं, इसलिए पॉइंट P से होकर अगर जैसे यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से भी वही दूरी हो, यहाँ से वही दूरी हो, यहाँ से वही दूरी हो, इस प्रकार जब आप एक इमेजिन करेंगे गासियन गोली पृष्ठ की, गासियन पृष्ठ की, तो वह कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। और यह जो हो गया पॉइंट P से होकर जाने वाला, ये गासियन पृष्ठ हो गया। गासी पृष्ठ बोलते हैं अंग्रेजी में, गासियन इंग्लिश में हो जाता है गासीय पृष्ठ। अब क्या करते हैं, और यदि पॉइंट Q पर हमको निकालना होता है तो इसी O को सेंटर मानते हैं, या भी इसी के कंसेंट्रिक, इस गोले के कंसेंट्रिक ही है, संकेंद्री ही है। अगर पॉइंट Q पर निकालना होगा तो आइए पॉइंट Q से भी होकर जाने वाले गोले को बना लिया जाए। तो फिलहाल अभी हम इस वाले गोले से होकर जाने वाले संपूर्ण फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, या इस पॉइंट P पर हम कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। मान लीजिए कि यह एक गासीय पृष्ठ है, यह अंदर वाला भी, ये भी गासीय पृष्ठ है, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, यह भी गासीय पृष्ठ ही है। फिलहाल हम पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। इसके लिए कोई स्मॉल एरिया ds की यदि आप कल्पना करें तो जो ds वेक्टर होगा या इसके परपेंडिकुलर, या वेक्टर ds, ये इसके पृष्ठ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, लंबवत दिशा में होगा, वेक्टर E भी उसी दिशा में है, तो E और ds के बीच का एंगल जो होगा वो बराबर होगा, बराबर नहीं, आई मीन 0 होगा। तो E ds cos 0, जैसे फ्लक्स निकाला है था फाई इक्वल टू E डॉट ds। तो अगर पूरे पृष्ठ के लिए हम निकालें, आप देख रहे हैं कि यहाँ से बराबर दूरी पर, ये सब के सब बराबर दूरी पर कंसेंट्रिक स्फीयर है, तो ये सब के सब बराबर दूरी पर हैं, तो चारों दिशाओं में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि प्लस है, धन आवेश होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और ऋण आवेश होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पर?
मान यहाँ पर ईपी मान लीजिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये दूरी जो है यहां से यह दूरी स्मॉल आर वेरी कर रही है, पॉइंट P पर निकालेंगे तो यह दूरी यहां पर हो जाएगा Q। और ये मान लीजिए यहां पर स्फेयर पर कोई एक पॉइंट M है, यहां पर भी हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिलहाल अभी हम P पर निकालने चल रहे हैं। तो गॉस की प्रमेय से या पहले यहां पर लिख दें हम कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ऐसे लिख सकते हैं E एट पॉइंट P के लिए हम कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। यहां पर क्या होता है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से आप देखेंगे फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन, यही होता है ना। तो यहां पर Q कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा और इंटू A, वेयर A इज द एरिया ऑफ दिस स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल R। ये ध्यान दीजिएगा, ये Q है, Q का वैल्यू कितना होता है, मैं एरिया लिख दिया, मैं एरिया को मुझे याद आया कि मैं सरफेस S से डिनोट करता हूं, तो यहां पर इसका पूरा सरफेस एरिया S है, और S इज इक्वल टू है आपका 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। क्योंकि गोले की सरफेस एरिया जो होती है 4 पाई R स्क्वायर, चूंकि इसकी रेडियस कैपिटल R है, इसलिए यहाँ पर आपको ये पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान S होता है। तो इससे आप कैसे निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S, तो ऊपर हो गया Q सिग्मा S और नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन। फाई ही इस पूरे सरफेस से होकर जाने वाला, शॉर्टकट कर रहा हूं इसलिए, तो पूरा सरफेस में देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में E होगा उसी डायरेक्शन में ds होगा, तो आप डायरेक्ट यहां पर लिखिए ना E, और या ऐसे लिखिए इंटीग्रल E डॉट ds। तो यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रल E ds cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर सिग्मा और S की वैल्यू पाई नहीं 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ E डॉट ds कैसे लिखेंगे इसको, ये E कांस्टेंट होगा चारों दिशाओं में, यहाँ से बराबर दूरी पर है, यहाँ से भी ये पॉइंट बराबर दूरी पर होगा, यहाँ से भी ये पॉइंट दूरी बराबर है, इसलिए E कांस्टेंट होगा। और E जब कांस्टेंट होगा, E को जब ले लेंगे तो इंटीग्रल ds किसका, ये ds लिया, इस वाले स्फीयर को लिया गया है, तो इसकी एरिया लेंगे। इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, इस स्फीयर की एरिया, इस स्फीयर की सरफेस एरिया होती है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इंटीग्रल ds मतलब ये पूरी सरफेस एरिया। तो जब कैलकुलेट करने लगेंगे तो हम पाएंगे कि E और 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर यदि हम कैलकुलेट करें तो पा जाएंगे E इज इक्वल टू, हमको जो है ठीक है ऐसे नहीं, यहाँ पे Q भी लिखते आना चाहिए, फिलहाल मैं इसको अभी कैलकुलेट करता हूँ। E इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, और आपका हो जाएगा
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर अपान स्मॉल आर का स्क्वायर, एक चीज हो गई। ये आपका फार्मूला हो गया, अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। कोई भी आउटसाइड पॉइंट होगा, इस स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल आर कांस्टेंट है, इस गोले की रेडियस कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। ये जो वेरी करने वाली चीज है, इस गोले की रेडियस बाहरी वाले पॉइंट P यहाँ पर चला जाएगा तो इस गोले की रेडियस और बढ़ जाएगी, पॉइंट P नजदीक आ जाए तो इसकी रेडियस और कम हो जाएगी। तो इसलिए ये वेरी कर रहा है, किस प्रकार वेरी कर रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। आइए इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर Q आप रहने दिए होते तो इस पूरे के जगह पर स्मॉल Q हो जाता, तो E इज इक्वल टू हो जाता 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। लेकिन फिर भी आइए मैं इसी को थोड़ा सा फिर इसके पुराने फॉर्म में लिखता हूं, या इस वाले फार्मूले को कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू एस, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गई सिग्मा एस, और सिग्मा एस क्या किसके बराबर होता है, Q के बराबर। तो इसको आप लिख सकते हैं Q अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। गौर कीजिएगा, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, वेयर आर इज दिस डिस्टेंस OP। ये तो ठीक वैसे ही केस हो गया जैसे कि यह पूरा का पूरा गोले पर आवेश न होकर के ये सारा का सारा आवेश इस पॉइंट O पर, अगर ये पूरा का पूरा आवेश यहाँ पर होता, Q आवेश है पूरा का यहाँ पर रख दिया जाता, तो इस आवेश के कारण r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी यही आता है। अर्थात कोई खोखला गोला हो और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो, तो इस पूरे आवेश को इसके पॉइंट O पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है कि पूरा का पूरा आवेश उसके केंद्र पर है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा ये। अब क्या होगा, बिंदु P पर आपने कैलकुलेट किया, बिंदु M पर या पृष्ठ पर, यहां पर EM, इसी फार्मूले में पहले रखिए, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहां पर यही रेडियस यहां पर चली जाएगी, तो स्मॉल r, ये जो स्मॉल r है, यह पॉइंट P जब M पे आ जाएगा तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो स्मॉल r के जगह हम क्या कर देंगे, कैपिटल R कर देंगे। तो ये हो जाएगा, एक तो फार्मूला ये हो गया कैपिटल R का स्क्वायर, दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, इस वाले फार्मूले में जरा रख के देखिए, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हर जगह कांस्टेंट होंगे और यहाँ पर रेडियस नहीं है, इस वाले फार्मूले में यहाँ पर रेडियस नहीं आ रही है। इसके बाद क्या देखते हैं, आइए हम देखते हैं पॉइंट Q पर। तो पॉइंट Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पहले तो हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, और उसके बाद आइए हम इरेज करते हैं। इसके बाद बिंदु Q पर कैसे निकालते हैं। बिंदु Q पर पहले गॉस की प्रमेय से निकालिए, सीधा हम गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम लिखते हैं। गॉस की प्रमेय से ऐसे फाइव एट पॉइंट Q वाले पॉइंट पर यहां पर हो जाएगा सिग्मा Q या
Q अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमारी आदत बोलने के लिए हम लोग जो पढ़े थे तो यहाँ पर सिग्मा लगाया था। इसका मतलब कि द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दिस सरफेस एरिया, तो यहाँ पर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर इस जो गोला यहाँ पर कंसेंट्रिक मान करके जो गासियन पृष्ठ खींचा गया है या जो गासियन गोला खींचा गया है, इसके अंदर आवेश कितना है? ऑफकोर्स आप सही समझ रहे हैं, शून्य है। तो यहाँ पर ये शून्य है, तो फाई एट पॉइंट Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होता है EDS ES cos 0। cos 0 क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया तो यहाँ पे होगी, लेकिन अगर कोई आवेश होता तो यहाँ पर आउटसाइड में होता इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर होता तो चूंकि है ही नहीं, इसलिए ES cos 0, या सीधे आप केवल ES भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र गुणे एरिया इज इक्वल टू 0। सिंस S इज नॉट इक्वल टू 0, S की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अर्थात अंदर के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। आइए जरा हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करके और देखें। तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो कैसे हम दिखलाएंगे? आइए जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई खोखला गोला मान लिया हमने और इसको आवेश दे दिया गया है। यह पूरी तरह से चार्ज है और यहां से यह R के वेरिएंस को दिखलाता है कि यह R वेरी कर रहा है। और यहां देखिए यह जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R है। आप चाहें तो यहां से यहां पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल। आप जानते हैं कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अभी निकाला, और इस पॉइंट Q पर, यहां पर एक पॉइंट Q था, Q नहीं क्या था? M था। यहां पर जब निकाला तो आपने देखा कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये आया था, तो यहां पर इसकी वैल्यू कुछ बढ़ करके हो गई ऐसे, यहां से तुरंत एकाएक बढ़ा और ये चला गया ऊपर ऐसे, अंदर 0, फिर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पर, मतलब इसके सरफेस पे एकाएक इसकी वैल्यू बढ़ के थोड़ा और ऊपर बढ़ा सकते हैं, ऊपर तक बढ़ा सकते हैं, ये हो गया। अब इसके बाहर कैसे वेरी करता है? अभी हमने आपको दिखाया कि बाहरी वाले बिंदु के लिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर के लिए जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, ये कुछ ज्यादा ही अंदर दबाव होता है। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर के लिए इस तरह से R ऐसे वेरी करेगा ज्यों-ज्यों, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ज्यों-ज्यों ये यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, बनाना हमको यहाँ चाहिए इस वाले पॉइंट पर, और यह पॉइंट वो है, इसको आप R एक्सिस मान सकते हैं। तो ये जैसे जैसे यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में घटती जाएगी। ये तो रहा एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब कल जो हम बात करेंगे वो एक समान आवेशित ठोस गोले, जो भरा हुआ अचालक गोला, अभी मैंने बताया, हालांकि किताब में उसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन मैं उसका डेरिवेशन भी दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और गॉस की लॉ से कूलाम के नियम को कैसे निकाला जाता है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और यदि समय बचा तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बाद, यदि आपके जो कोई न्यूमेरिकल्स हो गए, आप अपने न्यूमेरिकल्स को बताइएगा तो उस न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा। यदि आप कहेंगे तो एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व करते चलूंगा। तो आप जैसे बताएंगे उसी हिसाब से काम होगा, उसके बाद चलूंगा सेकंड चैप्टर पे। लेकिन यह है कि अब मैं अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। किसी एक दिन 2 दिन यदि कोई गैप हो जाए तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि हमारे पास
टाइम की कमी है। वैसे मैं सोचा हूँ कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबको डालूंगा, लेकिन समय मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूं। 9th 10th और फर्स्ट ईयर को भी मैं डालूंगा, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है सेकेंड ईयर क्लास के बच्चों के लिए, ताकि कम से कम मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं समय से कोर्स समाप्त करा दूं।